So now this is the last property of colloids, coagulation or precipitation. If there is a colloidal solution और जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स पे जैसा हमने देखा कि चार्ज होता है और पार्टिकल्स पर प्रेजेंट है अगर नेगेटिव चार्ज और मीडियम पर है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें AB जिसमें है A पॉजिटिव और B नेगेटिव, तो इसमें A पॉजिटिव आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस के साथ मिलकर उसे न्यूट्रल कर देंगे और न्यूट्रलाइजेशन के बाद पार्टिकल्स का रिपल्शंस ख़त्म हो जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और उससे फॉर्मेशन होगी प्रेसिपिटेट या PPT। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस को सेटल डाउन करने के लिए हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो उसको न्यूट्रल करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या तो प्रेसिपिटेशन या फिर कोएगुलेशन बोलते हैं, स्पेशली फॉर colloidal solutions. Actually this is precipitation. So definition is the setting down of colloidal particles under the influence of gravity. ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठेंगे ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन तब जब उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा या कोई और मेथड से। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, जिसमें मैंने आपको जैसे एक अभी बताया था इलेक्ट्रोलाइट वाला। फॉर लायोफिलिक सोल्स इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो लायोफिलिक सोल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ फेज एंड मीडियम। तो इन सॉल्यूशंस को कोएगुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जो हैं ज़्यादा अटैच रहेंगे और इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करेंगे। बट जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं उनको हम आसानी से कोएगुलेट कर सकते हैं by any one of these given methods. नंबर 1 है लॉन्ग टर्म डायलाइसिस। अगर हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का लंबे समय तक डायलाइसिस करें इस तरह से, तो सारा का सारा इसमें से जो पार्टिकल्स हैं बाहर निकल जाएंगे क्रिस्टलोइड के, और अंदर बचेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स जो मेम्ब्रेन के अंदर सेटल होकर नीचे बैठ जाएंगे, बिकॉज वो मोशन की वजह से, डिफ्यूज़न की वजह से चारों तरफ यहाँ आएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे और यहीं पर सेटल हो जाएंगे। दूसरा मेथड है बाय लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और प्लस और माइनस चार्ज हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में, तो कोलोइडल पार्टिकल्स किसी एक की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जिस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे वो सब इकट्ठे होकर के वहाँ बना देंगे PPT। सो दिस विल बी द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तीसरा मेथड है बाय बॉइलिंग। हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो हीटिंग की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पर जो एडजॉर्प्शन होते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स निकल जाएंगे और इनके निकलने की वजह से न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन के बाद पार्टिकल्स सेटल होंगे। जैसे हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो फैट पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाते हैं ड्यू टू डिसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ख़त्म होने की वजह से, और फिर वो क्रीम की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में कोएगुलेट हो जाते हैं। बाय कूलिंग सॉल्यूशन को ठंडा करके, कूलिंग डाउन की वजह से भी जो पार्टिकल्स हैं जिनका एडजॉर्प्शन है सरफेस पर अगर, तो वो अदर पार्टिकल्स के साथ जो मोशन में है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, और उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से फिर ये भी नीचे बैठ जाएंगे, बिकॉज चार्ज की वजह से जो रिपल्शंस हैं वही सॉल्यूशन को स्टेबल करती हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो सारे पार्टिकल्स सॉल्यूशन में से धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। सो न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोएगुलेशन। बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स पे पार्टिकल्स पर या तो होता है पॉजिटिव चार्ज या होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे गोल्ड पार्टिकल्स का सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, स्टार्च का पॉजिटिव। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें
एक दूसरे के साथ, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे और रिपेल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, एंड दे विल सेटल डाउन बोथ। तो दो अपोजिट सॉल्यूशंस को मिक्स करके भी ऐसा कर सकते हैं। और जो सिक्स्थ मेथड है वो है एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। हम स्पेशली कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें NaCl या FeCl3, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जाती है दूध से, जिसको हम बोलते हैं दही का जमाना, तो उसमें हम जो केमिकल ऐड करते हैं कर्ड, वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर एसिडिक आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस, तो वो बाकी फैट पार्टिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करके उनको सेटल डाउन कर देते हैं। सो एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो अ वेरी गुड मेथड, और इस मेथड को हम कई प्लेस पर यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर को अगर प्यूरीफाई करना है तो वहाँ पर हम उसमें डालते हैं कोई सॉल्ट, जैसे NaCl, या जिसकी पावर ज़्यादा हो, तो जिसमें प्लस और माइनस आयंस होंगे, और वो कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर देंगे किसी एक आयन को यूज़ करके। एंड इसको हम अभी अगले टॉपिक में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोलोइडल पार्टिकल्स हो जाते हैं न्यूट्रल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करने में फेज़ को हेल्प करते हैं। सो ड्यू टू ग्रेविटी फेज़ पार्टिकल्स सेटल्ड और एग्रीगेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट नोट करेंगे इससे पहले कि ये प्रेसिपिटेशन का पेप्टाइजेशन का रिवर्स है, अपोजिट है। पेप्टाइजेशन में PPT के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिससे वो सॉल्यूशन में आ जाता है, और सॉल्यूशन बनने के बाद हम उसमें एक और इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो इसको फिर से न्यूट्रल कर देगा और वो फिर से सेटल हो जाएगा। तो कोगुलेशन इज अपोजिट ऑफ पेप्टाइजेशन। So now there are two more topics related to the coagulating power. The number of millimoles of an electrolyte required to coagulate 1 liter sole in 2 hours. अगर हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और वो है 1 लीटर, जैसे कि मिल्क को हम मान लेते हैं, और उसके अंदर हमें अगर 2 आवर में उसको पूरा उसका कर्डलिंग करनी है, यानी कि कोएगुलेशन करना है। दूध से दही का जमना क्या है? कोएगुलेशन। तो हम उसके लिए उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो हम उसमें कितने मिलीमोल्स डालें एक इलेक्ट्रोलाइट के, जिससे कि वो 2 घंटे में 2 आवर्स में कोएगुलेट हो जाए। तो इस चीज़ को बोला जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू। And then comes the coagulation power, the ability of an electrolyte to coagulate a given sole. कुछ इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन को जल्दी कर देंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में लेने से, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का हमें लार्ज अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसके स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत है, जिसके मिलीमोल्स हमें कम चाहिए, तो उसकी कोएगुलेशन पावर है ज़्यादा, और जिसके मिलीमोल्स हमें ज़्यादा चाहिए 2 आवर्स में कोएगुलेशन करने के लिए, तो उसकी कोएगुलेशन पावर है लेस। तो स्मॉल अमाउंट अगर रिक्वायर्ड है तो पावर ज़्यादा है, और लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है जिस इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके अंदर पावर कम है कोएगुलेशन करने की। तो कोएगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पावर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे बोलते हैं हार्डी-स्कूल्स लॉ। ये लो ये बोलता है कि मोर द चार्ज ऑन ए आयन, एक आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो मोर इज इट्स कोएगुलेशन पावर। फॉर एग्जांपल, एक आयन है Na पॉजिटिव और एक आयन है Al3 पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव अगर एक कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा तो Al3 पॉजिटिव करेगा कम, 3 पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है उसी पार्टिकल को जिसे Na+ ने किया, क्योंकि इस पे चार्ज है 1+, इस पे 3, और पार्टिकल पर है -1 चार्ज। तो यहाँ पर Al3 पॉजिटिव के हमें 1/3 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपैरिजन टू Na।
अगर हमें Na का 1 मोल रिक्वायर्ड है मिलीमोल तो इसलिए पावर Al3 पॉजिटिव की ज़्यादा है क्योंकि इस पर चार्ज ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर हम इसकी सीरीज़ को अगर एक अरेंज करें तो Al3 पॉजिटिव इज मोर देन Ba2 पॉजिटिव मोर देन Na पॉजिटिव। लेकिन अगर दो आयंस पर सेम चार्ज है जैसे Mg2 पॉजिटिव और Ba2 पॉजिटिव तो इनके इक्वल मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इनकी पावर है सेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू। फॉर ए कोलॉइड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर कोलॉइड्स पे प्लस चार्ज है तो हमें उसके लिए माइनस जो आयंस है वो काम करेंगे, और अब PO4 अगर 3 नेगेटिव है तो इसकी पावर होगी ज़्यादा देन SO4 2 नेगेटिव, और उसकी होगी मोर देन Cl नेगेटिव। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक, लायोफिलिक जो हैं इनका कोएगुलेशन आसानी से नहीं होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट से नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए या तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, जैसे Al3 पॉजिटिव आयन या PO4 3 नेगेटिव आयन, तो तभी इनका कोएगुलेशन हो पाएगा। सेकंड है बाय एडिंग ए सोलवेंट विच डिज़ोल्व द मीडियम पार्टिकल्स इन इट, यानी कि लायोफिलिक सोल में जो हमारा सोलवेंट है यानी मीडियम, उसके पार्टिकल्स को जो खुद में डिज़ोल्व कर ले, ऐसा सोलवेंट हम अगर एक और ऐड कर दें तो मीडियम की इंटरेक्शन फेज़ के साथ ख़त्म हो जाएगी। जैसे अल्कोहल हम ऐड करते हैं वाटर के सॉल्यूशंस में, तो अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ मिक्स होकर उसकी पावर को कम कर देता है, और कोलॉइडल पार्टिकल्स को फिर हम आसानी से कोएगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। कोएगुलेशन को फ्लोक्यूलेशन भी बोलते हैं हम। जनरली अगर कोएगुलेशन करने के लिए हम जिन इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करते हैं तो वो कई बार कोएगुलेशन करके जैसे ही हट जाएंगे और सॉल्यूशन को हम फिर से दोबारा से स्टीर कर दें तो पार्टिकल्स फिर से मिक्स हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम ऐसे केस में इसको फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं, फॉल्स कोएगुलेशन। बट कोएगुलेशन खुद जो है एक फ्लोक्यूलेशन है, क्योंकि मोस्टली हम कोएगुलेटेड पार्टिकल्स को दोबारा से सॉल्यूशन फॉर्मेशन उनकी कर सकते हैं। सो एक्चुअल में कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इक्वली। सेकंड है वन ऑफ द आयन विच काजेज कोएगुलेशन, जैसे कि हर इलेक्ट्रोलाइट में से हमेशा एक आयन ही हमारा काम करेगा। जैसे अगर पार्टिकल्स पर जो चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल्स पर एडजॉर्प्शन के बाद वो अगर माइनस चार्ज है और हमने इसमें ऐड किया Al2SO4 3, तो इसमें जो Al है एल्यूमिनियम, इसके 3 पॉजिटिव आयंस ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे, और सल्फेट आयंस जो हैं वो इस सॉल्यूशन में कुछ भी काम नहीं आएंगे। सो Al3 पॉजिटिव को हम बोलेंगे कोएगुलेटिंग आयन। तो वन ऑफ द आयन विच काजेज कोएगुलेशन उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग आयन। देन देयर इज ए क्वेश्चन कि हीटिंग और कूलिंग से कोएगुलेशन कैसे हो पाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, हीट करने से या कूल करने से जो लेयर होती है जिसका एडजॉर्प्शन हो रखा है सरफेस पर, वो बॉन्ड टूटने से या तो निकल जाती है या फिर जो पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल हो जाते हैं ड्यू टू कूलिंग। दे अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल्स एट लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोनों ही केस में अगर लेयर निकल गई या लेयर न्यूट्रल हो गई तो हीट करने से लेयर रिमूव हो जाती है, और कूल करने से लेयर जो है वो अदर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो जाती है, और इसीलिए पार्टिकल हो जाते हैं कोएगुलेट, सेटल डाउन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसमें कुछ
अलग टॉपिक हैं अब हमारे, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स इज कंप्लीटेड।